is titrated against 0.1 molar HCl. Okay, calculate the pH of solution when 50 ml of HCl was added. ठीक है, pK दिया हुआ है 4.74 है CH3COH का. क्यों देखते हैं, राइट. अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या है देखो, एक है अपने पास CH3CONA, ये एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, राइट. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट मतलब CH3COH NaOH से मिला हुआ. तो ऑब्वियसली ओवरऑल चीट कोड में आप ये याद रख सकते हो, जो भी स्ट्रॉन्गर चीज है, राइट, वो ही नेचर आता है सॉल्ट का, राइट. तो यहाँ पे अपने पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, मतलब ये ओवरऑल एक बेसिक सॉल्ट है, राइट. बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा ये, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ तो वो बेसिक होगा. क्यों? क्योंकि बेसिकली CH3CO- की हाइड्रोलिसिस हो रही है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से हमें OH- मिलेगा. CH3CONA बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है. तो इसका अब ये सॉल्ट है एक वीक एसिड का, ठीक है, सॉल्ट है एक वीक एसिड का. उसके साथ अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रहा नहीं जाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड खुद का सॉल्ट बनाना चाहता है, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा. तो अपने पास रिएक्शन होगा CH3CONA प्लस HCl गिविंग CH3COH प्लस NaCl. हुआ क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो खुद का सॉल्ट NaCl बना दिया और वीक एसिड का सॉल्ट के अंदर से वीक एसिड को डिस्प्लेस मार दिया. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है. तो अब शुरुआत में अगर अपन देखें तो अपने पास कितना था, 50 ml है और 0.1 मोलर सॉल्ट का है, राइट. तो ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml गिव्स अस नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है. तो 50 इंटू 0.1 यानी कि मेरे पास 5 मिलीमोल्स थे इस सॉल्ट के स्टार्टिंग में, राइट. और जब मैं HCl डाले जा रहा हूं, 0.1 मोलर HCl है और 50 ml मैंने डाल दिया, तो 0.1 इंटू 50 यानी कि इसका भी मैंने 5 मिलीमोल डाला हुआ है, राइट. तो 5 मिलीमोल सॉल्ट है, 5 मिलीमोल एसिड है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट वाला एंगल है नहीं, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और आपको मिलेगा 5 मिलीमोल आपका CH3COH, ठीक है. एक मोल से एक मोल ही मिलता है, तो 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल आपको मिल जाएगा, राइट. तो इवेंचुअली आपके पास जो सॉल्यूशन है ये 50 ml HCl डालने पे, उसमें बस वीक एसिड ही है, आपको NaCl से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती, उसके बारे में हमें कुछ नहीं देखना. हमें बस ये देखना है कि भाई मेरे पास अगर 5 मिलीमोल CH3COH होते, वो भी कहां पे 50 और 50 मिला के 100 ml में, तो हमारे पास क्या pH है ये पूछा हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है. तो अभी प्योर वीक एसिड अलोन ही पड़ा हुआ है, तो वीक एसिड का कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है. वीक एसिड का कंसेंट्रेशन आएगा मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml गिव्स अस मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml इज मोलैरिटी. तो 5 मिलीमोल है अपने पास और कितने ml में है, 50 प्लस 50 100 ml टोटल में. तो अपने पास कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आया 5 इंटू 10⁻², या फिर 1/20, बोलो एक ही बात है, ठीक है. 1/20 मोलर है हमारे पास एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन. तो सबसे पहला चीज जो आयनिक में हम करते हैं कि एक वीक एसिड है, उसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और आपको पीएच पूछ लिया, वही सवाल है यहाँ पे. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अब तक तो आई एम होपिंग कि आपको आ गया होगा, हाफ ऑफ pKa माइनस log C, राइट. या फिर मतलब डिटेल्ड तरीके से होते हुए भी जा सकते हैं कि हाँ भाई ये CH3COH है, ये हमें देगा CH3CO- प्लस H प्लस, और फिर अपन बोलेंगे कि इसका C था तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा हो गया होगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है Ka, तो C अल्फा स्क्वायर है Ka, अल्फा आएगा अपने पास रूट Ka बाई C, और उसके बाद अपन बोलेंगे H प्लस जो है वो आएगा C अल्फा, तो ये आया रूट KC, और फिर आप नेगेटिव लॉग के H प्लस करोगे तो अपने पास pH आएगा. तो नेगेटिव लॉग KC का जब आप नेगेटिव लॉग ले लोगे आप रूट KC का, तो अपने पास आता है हाफ ऑफ pK माइनस log C, ठीक है. तो ये आता है अपने पास pH का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो मोनोप्रोटिक एसिड के लिए. सिंपली तो है, क्यों यूज किया मैंने लेकिन ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे pK दिया हुआ था, ठीक है. तो ये आया अपने पास हाफ ऑफ 4.74 माइनस लॉग ऑफ 1/20, ठीक है. कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कितना मिला था हमें, 1/20 मोलर, ठीक है. लॉग ऑफ 1/20 हो गया माइनस लॉग 20, log of 1/x is minus log x, तो log of 1/20 is minus log 20, और माइनस ऑलरेडी बाहर था तो ये हो जाएगा प्लस log 20, राइट. और log 20 के बारे में हम क्या जानते हैं, राइट. log 20 is log of 2 into 10, log 2 plus log 10,
log 10 is 1, तो 1 प्लस log 2 आएगा log 20, और log 2 कितना है 0.3, तो ये log 20 जो है ये 1.3 आएगा, तो ये आया अपने पास हाफ ऑफ, ओके यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है इसके अंदर तो मैं अगले पेज में लिख देता हूं, तो मेरे पास pH आएगा हाफ ऑफ 4.74 प्लस 1.3, ठीक है। log 20 आया था, log 2 प्लस log 10, 1 प्लस 0.3 1.3, 1.3 प्लस 4.74 कितना आएगा 5.04, 6.04 बाई 2, 6.04 बाई 2 मतलब 3.02 है ना, 6.04 बाई 2, 3.02 is what I am seeing. Obviously correct answer is B option. ओके क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। अ 50 ml solution of 0.2 molar acetic acid, 50 ml 0.2 molar acetic acid is titrated against 0.2 molar NaOH. Okay, find the pH of the solution when 50 ml of NaOH is added. ठीक है, pKa दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, क्यों देखते हैं आगे। राइट, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, वीक एसिड है एसिटिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन रहा है और ऑब्वियसली बन रहा है वाटर न्यूट्रलाइजेशन में। राइट, तो ये है हमारे पास रिएक्शन, और यहाँ पे अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स मिलेगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। ठीक है, तो 50 इंटू 0.2 यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 मिलीमोल NaOH से हमने CH3COH से हमने स्टार्ट किया, और हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50 ml और 0.2 मोलर। राइट, सो 50 इंटू 0.2 अगेन 10 मिलीमोल है हमारे पास NaOH का। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट का एंगल नहीं है, तो ये दोनों इक्वली पूरा कंज्यूम हो जाएगा और हमें मिलेगा 10 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 1 मिलीमोल एसिड से 1 मिलीमोल, 1 मोल एसिड से 1 मोल सॉल्ट मिलेगा, तो 10 मिलीमोल से 10 मिलीमोल मिलेगा। राइट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ऐसे वाले टाइप के सारे क्वेश्चन में जब कुछ टाइट्रेशन चल रहा है, कुछ ml डाला है कोई चीज का और pH पूछे, तो हमेशा यही करना है, आप देखो किसका कितना रिएक्शन हो गया, क्या बचा है, क्या बचा है आपके पास, फाइनली उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या आगे। राइट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या एसिड भी बचा होता तो बफर भी हो सकता था, या फिर बहुत ही कम अगर एसिड बचा हुआ है तो फिर भी वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही मानते। यहाँ पे तो एसिड बचा नहीं है, वीक एसिड खत्म हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी खत्म हो गया, हमारे पास बस एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पड़ा हुआ है, जिसका पीएच अगर आपको निकालना है तो हमें आता है, सीधा फॉर्मूला पता है हमें। राइट, तो यहाँ पे CH3CONA पड़ा हुआ है 10 मिलीमोल, कितने वॉल्यूम में, 50 ml मिला के 100 ml में। राइट, तो ये CH3CONA का कंसेंट्रेशन, राइट, या फिर CH3CO माइनस का कंसेंट्रेशन की अगर बात करें तो वो आएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है, 10 मिलीमोल है, और जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml गिव्स यू मिलीमोल्स, वैसे मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml गिव्स यू मोलैरिटी। ठीक है, तो 10 मिलीमोल है सॉल्ट का और 100 ml में है, तो 0.1 मोलर है सोडियम एसिटेट का, यानी कि 0.1 मोलर है एसिटेट आयंस का। इसकी क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, Na प्लस का तो होगा नहीं, Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, उसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। वीक एसिड CH3COH से आया हुआ, CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से बेसिक सोल्यूशन मिलेगा, pH 7 के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप pH का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। राइट, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C, ये है जनरल फॉर्मूला। हाफ ऑफ pKw आएगा 7, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। ये याद रखना है आपको, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में ये होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C है, तो वहां पे आएगा आपके पास तो वहां पे आएगा आपके पास pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर pKb प्लस log C, तो ये है अपने पास फॉर्मूला। pK हमें दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन तो हमने निकाल दिया 0.1 मोलर है, तो हमारे पास तो सब कुछ ही पड़ा हुआ है, तो आंसर निकाल लो, तो ये आएगा 7 प्लस हाफ ऑफ। राइट, तो ये pK मतलब 4.74
प्लस लॉग सी, तो लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.1 मतलब लॉग ऑफ 1/10, यानी कि माइनस लॉग 10, माइनस लॉग 10 मतलब -1, तो लॉग ऑफ 0.1 आ गया -1, ठीक है। लॉग ऑफ 0.1 मतलब लॉग ऑफ 1/10, और लॉग ऑफ 1/x होता है माइनस लॉग x, तो ये आएगा माइनस लॉग 10 यानी कि -1, ठीक है। तो ये 4.74 -1 डिवाइडेड बाई 2, 4.74 -1 मतलब 3.74, 3.74 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 2 माइनस 0.17, राइट। तो 1.83 टाइप्स है मेरे हिसाब से, तो ये आएगा 8.83 ऐसे कुछ, राइट। 4.74 -1 या 3.74 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो अपने पास आएगा या 1.87 ही था, राइट। 16 और अपने पास 14 और ये आया 1.87, ठीक है। तो ये 1.87 था, तो 1.87 प्लस 7 था, राइट, तो 8.87, राइट। तो 1.87 आया था, ये 4.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1.87 प्लस 7 विल बी 8.87, एंड लुकिंग एट ऑप्शंस, ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A 25 ml solution of 0.2 molar ammonium hydroxide is titrated against 0.2 molar HCl. Okay, find the pH of the solution when 25 ml of HCl is added. तो ऐसे सारे टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन, कुछ वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम ऐड किया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप रिएक्शन क्या है देखो, सबके मोल्स या मिलीमोल्स देखो, देखो रिएक्शन खत्म होने के बाद किसका क्या बचेगा, उसके हिसाब से आगे का प्लान डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपने पास है NH4OH, उसका रिएक्शन हो रहा है HCl से। NH4OH एक वीक बेस और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके रिएक्शन से एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट बनेगा NH4Cl, राइट। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है NH4Cl, और ऑब्वियसली H2O बनेगा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन में, राइट। अब मोलैरिटी और वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमोल्स मिलेगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीमोल्स। तो 25 इंटू 0.2 मतलब कितना हो गया, 25 इंटू 1/5 यानी कि 5 मिलीमोल। तो 5 मिलीमोल NH4OH था पहले, राइट। HCl का हमने 25 ml ऐड किया 0.2 मोलर, तो 25 इंटू 0.2 मतलब 5 मिलीमोल ही हो गया HCl का भी। तो 5 मिलीमोल HCl है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 5 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा। 1 मोल देता है सॉल्ट तो 5 मिलीमोल सॉल्ट देगा, राइट। तो हमारे पास जब ये रिएक्शन हो गया, ये 25 ml HCl आपने डाला, तो हमारे पास ना HCl बचा है ना वीक बेस बचा है, बस अपने पास है 5 मिलीमोल ऑफ दिस सॉल्ट विच इज अ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक आएगा, राइट। ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे वाले सॉल्ट के लिए हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है ही सीधा, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। ये है फॉर्मूला व्हेन यू हैव अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट, जस्ट लाइक हाउ व्हाट वी हैव हियर, ठीक है। तो यहां पे ये C क्या है, C इज सपोज टू बी द कंसेंट्रेशन ऑफ योर NH4+, ठीक है। NH4+ का कंसेंट्रेशन ये कितना आएगा, देखो NH4Cl का कंसेंट्रेशन, NH4+ का कंसेंट्रेशन सेम ही होगा ना, एक NH4Cl में एक NH4+C है, तो अपने पास NH4Cl का कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml था मिलीमोल, तो मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml मोलैरिटी मिलेगा ना। तो ये आया अपने पास 5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml कितना होगा, 25 और 25 मिला के 50, राइट। तो कंसेंट्रेशन आया अपने पास 0.1, 1/10, राइट। तो 0.1 मोलर है हमारे पास NH4+ का या NH4Cl का, और हमें ये फॉर्मूला यूज करके पीएच निकालना है, सिंपल है, राइट। हाफ ऑफ 14 माइनस PKB दिया हुआ है 4.74 है, बहुत बढ़िया, राइट। 4.74 माइनस लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.1 यानी कि लॉग ऑफ 1/10, log of 1/10 is minus log 10 -1, ठीक है। तो ये log of C जो लिखा हुआ है ये -1 है, माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, तो माइनस माइनस मतलब +1 हो गया, राइट। तो ये है अपने पास 15 - 4.74 विल बी हाउ मच, 10.26,
राइट। तो ये आएगा 10.26 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है व्हाट 5.13, राइट। 10.26 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5.13. लुकिंग एट द ऑप्शंस, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A 20 ml solution of 0.5 molar NH4OH weak base is titrated against 0.2 molar HCl, which is a strong acid. Find the pH of the solution initially, that is when no HCl is added. Oh wow, यहाँ पे तो HCl है ही नहीं ऐड किया हुआ, तो बस एक वीक बेस पड़ा हुआ है अपने पास, तो हमें तो सीधा ही मालूम है क्या करना है, राइट। तो अगर अपने पास एक वीक बेस है NH4OH जो कि डिसोसिएट करके हमें NH4++ OH- देता है, राइट। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, POH निकालने का फॉर्मूला है अपने पास सीधा ही, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKB माइनस log C, राइट। ये कहां से आता है अपने पास, C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा लेंगे, फिर KB इज इक्वल टू, KB क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर योर वीक बेस, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा आएगा रूट KB बाई C, और OH माइनस आएगा C अल्फा जो कि है रूट KBC, और ये सबसे पहले जो वीक एसिड वीक बेस का हमने किया हुआ है वो है ये। तो POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन, POH जो है हाफ ऑफ PKB माइनस log C आता है अपने पास, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। बाकी PKB हमें नहीं पता, KB दिया हुआ है, ठीक है, PKB निकल जाएगा, टेंशन नहीं। log C क्या हमें कंसेंट्रेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, HCl आपने ऐड किया नहीं है, तो बस अपने पास 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NH4OH है, यानी कि 0.5 मोलर ही है NH4OH का, तो सीधा C 0.5 ले लो, राइट। तो PKB क्या आएगा, PKB विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग KB, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये आएगा अपने पास 5 माइनस लॉग 1.8, और इसका वैल्यू आता है 4.74, ठीक है। आप बहुत जगह पे ऑलरेडी देख चुके होंगे, लॉग ऑफ 1.8 को बेसिकली आप 1.8 को आप 9/5 लिख दो, तो log ऑफ 1.8 हो गया log 9/5, और log 9 होगा 2 log 3, राइट। log ऑफ 3 स्क्वायर है तो 2 log 3, और log 3 है 0.48, तो 2 log 3 आएगा 0.96, और ये log 9 आ गया माइनस log 5 है 0.7, राइट। तो ये आएगा अपने पास 0.26, ठीक है। तो अपने पास आएगा 5 माइनस 0.26 जो कि है 4.74, ये PKB का वैल्यू है। बाकी POH आएगा अपने पास, POH पूछा नहीं है, pH पूछा है, पहले POH निकाल लेते हैं, फिर हमें पता ही है pH क्या आएगा 14 माइनस POH, तो ये आएगा 5 माइनस हाफ ऑफ PKB is 4.74 माइनस log ऑफ 0.5, राइट। 0.5 क्या है 1/2, राइट। तो log ऑफ 0.5 is log of 1/2 which is minus log 2, right। log of 1/x is minus log x, right। तो ये आएगा माइनस log 2 यानी कि माइनस 0.3, ठीक है। अब इधर आए तो माइनस 0.3, समझ रहे हो, माइनस log C था, log C तो ऑलरेडी माइनस 0.3 है, तो माइनस माइनस मतलब प्लस 0.3 हो गया, राइट। तो ये आया 5.04 डिवाइडेड बाई 2, 5.04 मतलब 5/2 होता है 2.5, 5.04/2 मतलब 2.52, राइट। तो ये आएगा अपने पास 2.52, राइट। लुकिंग एट दी, हाँ, तो ये अपना POH था, लाइक ऑप्शन देखते ही अटकने के चांसेस बहुत थे, 2.52 पे अगर क्लिक करते तो, राइट। तो हमें PH चाहिए, PH इज सपोज टू बी 14 माइनस POH, तो ये आया 14 माइनस 2.52, और ये कितना आएगा, 14 माइनस 2 इज 12, 12 माइनस 0.5 इज 11, 11 माइनस 11.5 माइनस 0.02 ना, तो ये आया 11.48, राइट। तो 11.48 is the answer I'm expecting, which is obviously option A. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने 1 मोलर HCl को टाइट्रेट किया है अगेंस्ट 1 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। यहाँ पे HCl का वॉल्यूम है 20 ml और NaOH का वॉल्यूम है 30 ml। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी pH क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे जो HCl है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, HCl जो है वो NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर।
ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस की। अब हम यहाँ पे इनके मिलीमोल्स देखते हैं कि इनके मिलीमोल्स कितने हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट बचा है और कौन सा प्रोडक्ट बना है और कितना बना है। उससे हमें पीएच कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो देखो मिलीमोल्स अगर हम HCl के निकाले तो हमारे पास क्या आएंगे, 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और इसका वॉल्यूम कितना यूज किया है 20, तो इसके 20 मिलीमोल्स हमारे पास आ जाएंगे। NaOH के मिलीमोल्स कितने आएंगे, इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 1 मोलर और इसकी वॉल्यूम हमें दी है 30 ml। तो क्या करेंगे 1 × 30 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 30 मिलीमोल्स। अगर हम ये बात करें कि ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 आ जाएगी। अब हम फाइनल कंडीशन की बात करें तो फाइनली क्या होगा, हमारे पास HCl का अमाउंट कम है तो HCl पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा और NaOH का कितना पार्ट यूज होगा, इसका भी सिर्फ 20 मिलीमोल्स यूज होगा, 10 मिलीमोल्स इसका बच जाएगा। NaCl कितना बनेगा, NaCl हमारे पास बनेगा 20 और वाटर भी बनेगा 20 मिलीमोल्स। तो देखो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास NaOH बचा हुआ, HCl पूरी तरह से खत्म हो चुका है, NaOH के 10 मिलीमोल्स बचे हुए हैं और NaCl बना है हमारे पास 20 मिलीमोल्स। अब NaCl जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, ये हाइड्रोलिसिस भी शो नहीं करता है, इसीलिए NaCl जो है ये पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा। जो हमारा सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा। तो पीएच को अफेक्ट करने वाला यहाँ पे सिर्फ कौन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, यही पीएच को डिसाइड करेगा कि पूरे सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। अब देखो NaOH जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na+ आयंस में एंड OH- आयंस में। अब हम NaOH की कंसंट्रेशन फाइंड करें, कंसंट्रेशन तो क्या आएगा, मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम कौन सी आएगी, टोटल वॉल्यूम आएगी। मिलीमोल्स हमारे पास इसके दे रखे कितने, 10 बचे हुए थे, 30 में से 20 यूज हो गए थे, 10 बचे थे, तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है, देखो HCl का हमने 20 ml लिया था और NaOH का हमने 30 ml लिया था, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा 50 ml। तो 10 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 मोलर। तो 0.2 मोलर हमारे पास कंसंट्रेशन आई है NaOH की। जितनी कंसंट्रेशन NaOH की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी हमारे पास Na+ की और उतनी ही कंसंट्रेशन होगी हमारे पास OH- की, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। तो यहां से हमें मिल रही है OH- की कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर। इसे हम 2 × 10⁻⁻1 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें OH- की कंसंट्रेशन मिल गई, तो इससे हम POH कैलकुलेट कर सकते हैं इसका नेगेटिव लॉग लेके। तो POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो कितना आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - log 2। तो 1 - log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये आ जाएगा हमारा 0.7। तो 0.7 क्या आई है, POH की वैल्यू आई है। तो यहां से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो pH और POH का जो सम होता है वो 14 होता है एट रूम टेम्परेचर। तो pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 में से अगर हम POH को माइनस कर दे तो हमारे पास pH आ जाएगी। तो बस यही हमें करना है, 14 - 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 13.3 आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन की जो pH होगी वो कितनी होगी 13.3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन हमने किया है HCl सॉल्यूशन के साथ। अब हमसे पूछा है कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जबकि HCl का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट का हाफ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट।
ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब भी किसी वीक एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या फिर वीक बेस की किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे एक ऐसा ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि जो भी हमारा सॉल्ट है और एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एसिड जो वीक एसिड है उसकी और उसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। और अगर हम वीक बेस की बात कर रहे हैं तो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है सॉल्यूशन में। उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा वीक कंपोनेंट होता है, वीक एसिड या वीक बेस, वो 50% आयोनाइज हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें वीक बेस की, जो कि क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ और क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये यहां पे बनेगा। ठीक है, अब यहां पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे C है, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो इनिशियली हमने HCl ऐड नहीं जब किया था तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 0। अब हम बात कर रहे हैं एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा? जैसा कि अभी मैंने बताया, इस पे 50% आयोनाइजेशन होता है, मतलब कि C माइनस 0.5C, अल्फा कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, तो C माइनस 0.5C हो जाएगा। तो ये इसमें से क्या होगा? डिसोसिएट होगा। और इसी टाइम पे हमें बोला है क्वेश्चन में कि HCl का जो वॉल्यूम है वो भी इक्विवेलेंस पॉइंट का हाफ यूज हुआ है, मतलब कि 0.5C यहाँ पे इसका यूज होगा। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, इसका 0.5C इसके 0.5C जब कंबाइन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड का 0.5C बनेगा, यहाँ भी ये 0.5C वाटर इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग हो जाएगा ये 0.5C अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl का इतना ही वॉल्यूम ऐड किया था तो ये अभी नहीं है, और 0.5C हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, 0.5C वाटर है। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? ये एक सॉल्ट और ये एक वीक बेस प्रेजेंट है। वीक बेस और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्यूशन होगा, ये कैसा होगा? ये एक बेसिक बफर की तरह एक्ट करेगा, बेसिक बफर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के लिए POH का फॉर्मूला क्या होता है? POH इक्वल टू होता है PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जो भी हमारा बेस है और वो आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो हमारा बेस है और जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, सेम कंसंट्रेशन है, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि POH जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? PKB के। ठीक है, POH इक्वल टू PKB आ जाएगा एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इसी इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इसी कंडीशन पे हमसे पूछा है log कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू। तो देखो, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंस पॉइंट पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो अमोनियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन के इक्वल आ गया था। कितना था? 0.5C। तो जो कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड की होगी वही कंसंट्रेशन अमोनियम आयन की भी होगी। ठीक है, क्योंकि जब अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो अमोनियम आयन बनेंगे, जितना ये डिसोसिएट होगा उतने ही अमोनियम आयन बनेंगे। तो जो कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड की होगी वही अमोनियम आयन की भी होगी, तो 0.5C कंसंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे भी इसकी। लेकिन हमें क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट हमने लिखा था उस सॉल्ट की जगह हम अमोनियम आयन लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्या आएगा? POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जगह हम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसा कि अभी हमने देखा POH और PKB की वैल्यू सेम आई है, तो POH माइनस PKB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 0 आएगी, इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस,
डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक AB टाइप का सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। इस सॉल्ट के लिए KSP की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कम डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये AB टाइप का सॉल्ट है। जब ये डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। ठीक है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो S मोल पर लीटर है। तो हम कंसिडर करें कि इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, तो ये यहाँ पे A प्लस और B माइनस कितने हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इस सॉल्ट का जब S मोल पर लीटर डिसॉल्व होगा, इसका जब S मोल पर लीटर डिसॉल्व होगा तो ये A प्लस कितना बनेगा? S मोल पर लीटर, और B माइनस भी कितना बनेगा? S मोल पर लीटर बनेगा। मतलब कि यहाँ पे जो S मोल पर लीटर है ये है क्या? ये क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ A प्लस है, और यही सॉल्युबिलिटी ऑफ B माइनस है। जो S है यहाँ पे ये कंसंट्रेशन के साथ ही सॉल्युबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है मोल पर लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम KSP की वैल्यू फाइंड करेंगे तो KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वही KSP को डिनोट करती है। तो इक्विलिब्रियम पे इन आयंस की कंसंट्रेशन का हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे। B माइनस स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1 1 है, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कितनी है? हमारे पास S है, और B की भी कितनी है? S है। तो S इंटू S क्या आ जाएगा? ये S स्क्वायर आ जाएगा। S स्क्वायर आ जाएगा KSP का वैल्यू। अब देखो S किस में, जो सॉल्युबिलिटी है वो किस में है? मोल पर लीटर में है। तो मोल पर लीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? S स्क्वायर मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AX2 एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे हमें इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन मोल पर लीटर। अब देखो ये जो AX2 टाइप का सॉल्ट है ये किस तरह से डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में? ये AX2 डिसोसिएट होगा A2 प्लस एक्वस प्लस 2x माइनस एक्वस में। इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब हम बात करें कि इनिशियली अगर ये इसकी कंसंट्रेशन C है, AX2 की कंसंट्रेशन कितनी है? C है, तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। अब हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे अगर इस सॉल्ट का S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है तो A2 प्लस कितना बनेगा? S मोल पर लीटर बनेगा, और X माइनस कितना बनेगा? 2S मोल पर लीटर बनेगा। क्योंकि देखो जब एक मॉलिक्यूल AX2 का डिसोसिएट हो रहा है तो A2 प्लस का तो 1 ही मोल बना है, लेकिन X माइनस के कितने बने हैं? 2 मोल। तो जब इसका S मोल पर लीटर डिसॉल्व होगा तो A प्लस 2 तो S मोल पर लीटर ही बनेगा, लेकिन X माइनस कितना बनेगा? 2S मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम KSP का एक्सप्रेशन लिखे तो KSP इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस आयन रेज्ड टू द पावर 2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कितनी है? 2 है X के लिए, राइट। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? इक्विलिब्रियम पे S है, और X माइनस की कितनी है? ये है हमारे पास 2S, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आएगा? S इंटू 4S स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4S क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो KSP कितना आ रहा है? 4S क्यूब।
KSP की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें S मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो S क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP बाय 4। KSP की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11, 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 डिवाइड बाय 4। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। ये क्या आया है, S क्यूब आया है। अभी S क्यूब को हमें सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास S इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB जिसकी कंसंट्रेशन है C1 और एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है AH जिसकी कंसंट्रेशन है C2। ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू होगा वो हमें बताना है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि KSP ऑफ AB इज वेरी वेरी लेस देन 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो देखो ऑप्शंस में हमें ये रिलेशंस दिए हुए हैं KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। एक हमारे पास है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB। इस AB का डिसोसिएशन कैसे होगा, A प्लस एक्वस में प्लस B माइनस एक्वस में, ठीक है। अब देखो अगर ये T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C थी, और यहाँ पे जैसे हमें कंसंट्रेशन दे रखी है कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है AB के लिए, तो ये C1 हो गई। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो अगर इस C1 का S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है तो A प्लस कितना बनेगा, S मोल पर लीटर, और B भी कितना बनेगा, S मोल पर लीटर बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रेजेंट है। अब साथ ही साथ हमारे पास सॉल्यूशन में एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट भी है। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस में A प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस में। इस तरीके से ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे A प्लस आयन जो है हमारा, ये क्या है, कॉमन आयन है। अब इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, जो हमारा AB स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी पहले के कंपैरिजन में और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो A प्लस की वैल्यू आएगी AB सॉल्ट से वो क्या होगी, काफी कम होगी। अब देखो यहाँ पे AX की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, C2, तो यहाँ से A प्लस भी कितना बनेगा, C2, और X माइनस भी कितना बनेगा, C2 बनेगा। तो A प्लस हमारे पास S भी है और C2 भी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, C2 प्लस S। यहाँ पे भी हम लिख देंगे S प्लस C2 क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी A प्लस की। अब हम AB सॉल्ट के लिए, फॉर AB सॉल्ट हम KSP का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या आएगा, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस आयंस। अब A प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी, C2 प्लस S आ जाएगा, और B की कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ S आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी S है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो C2 के कंपैरिजन में S की वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि देखो पहली बात AB के लिए जो KSP की वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर माइनस 3 से भी कम है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि AB सॉल्ट से जो हमें A प्लस आयन मिल रहे हैं वो A प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होगा, और C2 के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होगा। तो हम C2 प्लस S को क्या लिख सकते हैं, C2 प्लस X को, S को हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं C2। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, KSP इक्वल टू C2 इंटू S, ठीक है। तो यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इक्वल टू हो जाएगा KSP बाय C2। तो ये रिलेशन आएगा हमारा सॉल्युबिलिटी का विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
S इक्वल टू KSP/C2, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड का वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर है। तो इस सॉल्ट के लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो CaF2 जो है वो वाटर में डिसोसिएट कैसे होगा। CaF2 का डिसोसिएशन होगा एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम आयंस में Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2F माइनस एक्वस में, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा। अब हम बात करें T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू 0 पे अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0 0। और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C में से अगर इसका S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है तो ये कितना बनेगा, S मोल पर लीटर बनेगा। और फ्लोराइड कितना बनेगा, 2S पर मोल पर लीटर बनेगा। क्योंकि देखो जब एक मॉलिक्यूल CaF2 का डिसोसिएट होता है तो Ca2 प्लस कितना बनता है, 1 मोल, और जबकि फ्लोराइड जो है वो कितना बन रहा है, 2 मोल्स। तो अगर इसका S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है तो कैल्शियम आयन कितना बनेगा, S मोल पर लीटर, जबकि फ्लोराइड आयन कितना बनेगा, 2S मोल पर लीटर। इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस रेज्ड टू द पावर 2, क्योंकि फ्लोराइड आयंस के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो KSP, अब देखो कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, S है, फ्लोराइड का कितना है, 2S, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4S³ आ जाएगा। तो KSP कितना आ रहा है, 4S³। S की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी सॉल्युबिलिटी दी हुई है हमें, 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 4 इंटू 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.45 इंटू 10⁻⁻11। ये आएगी हमारी KSP फॉर दी कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।